हमारा टॉपिक है ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल सिंथेसिस यानी टैग्स। आज हम जो है वो टैग्स का मेटाबॉलिज्म देखेंगे यानी सिंथेसिस और डिग्रेडेशन दोनों देखेंगे। अगर हम टैग का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे जो है वो ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ जो है वो 3 फैटी एसिड की चेन जो है वो स्टेरिफाइड हुई हुई होती है। स्टेरिफाइड का मतलब है कि एस्टर बॉन्ड बना हुआ होता है बीच में, ये ऑक्सीजन वाला एस्टर बॉन्ड है बीच में ग्लाइसरॉल और जो है वो 3 फैटी एसिड की चेन्स के साथ। तो अब हम देखेंगे साइंथिसिस को रीस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एस्टर बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। तो साइट है इसकी लिवर में बेसिकली और एडिपोज टिश्यू मेजर साइट्स है जहाँ पे जो है वो टैग्स की साइंथिसिस होती है। और जो है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, मेमोरी ग्लैंड और मसल्स भी साइड है जहाँ थोड़ी बहुत जो है वो टैग्स साइंथिसाइज हो रहे होते हैं। बेसिकली सेल के जो है वो साइटोप्लाज्म में जो है वो टैग्स साइंथिसाइज होते हैं। टैग जो है वो स्टोरेज मटीरियल भी है जो कि स्टोर हो जाता है फिर एडिपोज टिश्यू में और लिवर में। अगर हम सबस्ट्रेट की बात करें टैग्स की साइंथिसिस में जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं तो वो है फैटी एसिड, कोएंजाइम ए, ग्लाइसरॉल और एटीपी। ये चीज़ें जो कि उसकी साइंथिसिस में चाहिए होती हैं। और अगर हम एक्टिवेटेड फॉर्म्स की बात करें तो फैटी एसिड के साथ जो है वो कोएंजाइम ए बाइंड कर जाता है और बना देता है असाइल कोए। असाइल का जो लफ्ज़ है वो हम फैटी एसिड की चेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब फैटी एसिड के साथ कोए लग जाएगा तो असाइल कोए या फैटी एसिड कोए बन जाएगा। तो ये जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म होती है जो कि चाहिए होती है उसकी साइंथिसिस में। और अगर हम ग्लाइसरॉल की बात करें तो ग्लाइसरॉल भी पहले जो है वो एक्टिवेट होगा। वो एक्टिवेट तब होगा जब वो ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट बन जाएगा, यानी ग्लाइसरॉल के अंदर जो है वो फॉस्फेट ऐड होगा। ग्लाइसरॉल के अंदर भी फॉस्फेट जो ऐड करेगा और फैटी एसिड को भी जो कोए के साथ जोड़ेगा वो कौन होगा, वो होगा एटीपी जो कि इन दोनों को एक्टिवेट करेगा। तो अगर हम एक्टिवेटेड सबस्ट्रेट्स की बात करें तो असाइल कोए और ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट या अल्फ़ा ग्लाइसरोफॉस्फेट हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं टैग्स की साइंथिसिस में। अगर हम इन दोनों की सोर्सेज देखें कि असाइल कोए कहाँ से आते हैं और ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट कहाँ से आता है तो ये रिएक्शंस है जो कि उसमें हम लिखेंगे। पहला है सोर्सेज ऑफ असाइल कोए। असाइल कोए इस तरह से आएगा कि जो हमारे पास फैटी एसिड है वो थायोकाइनेज एंजाइम जो है वो उसकी क्या करा देगा, उसमें जो है वो कोए को ऐड करा देगा, कोएंजाइम ए को। तो फैटी एसिड चेंज हो जाएगा असाइल कोए में या फैटी एसिड कोए में। यहाँ पे 2 बॉन्ड्स की जो है वो एनर्जी इसके अंदर जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी। तो इस तरह से फैटी एसिड जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। अल्फ़ा ग्लाइसरोफॉस्फेट या ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट भी जो है वो इस तरह एक्टिव होगा कि ग्लाइसरॉल जो है वो ग्लाइसरॉल काइनेज की मदद से चेंज हो जाएगा ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट में। एटीपी जो है वो अपना एक फॉस्फेट इसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करा देगा 3rd पोजीशन पे। यही ग्लाइसरॉल काइनेज का फंक्शन है कि वो जो है वो ग्लाइसरॉल को एक्टिवेट करा देता है ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट में और फिर ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट जो है वो यूटिलाइज होता है टैग्स की साइंथिसिस में। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनमें ग्लाइसरॉल काइनेज एंजाइम नहीं होता जिसकी वजह से वो ग्लाइसरॉल से ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट नहीं बना सकते। तो वो जो है वो ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट बनाते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटून फॉस्फेट से। ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटून फॉस्फेट जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं कि इसको लेके डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन को लेके ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से जो है ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट बना देते हैं। ये रिवर्सिबल स्टेप होता है, NADH इस्तेमाल भी होता है और फिर दोबारा बन भी जाता है। अगर हम इसका पूरा प्रोसेस देखें, साइंथिसिस देखें किस तरह से होता है तो सबसे पहले जो ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट होता है उसका मॉलिक्यूल हमारे पास होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। 3 जो है वो ग्लाइसरॉल में कार्बन होते हैं, 2 के साथ OH होता है और 1 के साथ जो है वो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हुआ होता है। तो ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट का ये स्ट्रक्चर है। 3rd कार्बन पे जो है वो फॉस्फेट लगा हुआ होता है। तो ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट हमारे पास है, उसमें क्या होगा कि 1 कार्बन पे यहाँ 1st कार्बन पे जो है वो असाइल की चेन ऐड हो जाएगी, यानी कि फैटी एसिड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो असाइल कोए या फैटी एसिड कोए आएगा जिसमें से कोए निकल जाएगा और जो असाइल यानी फैटी एसिड है वो इसके अंदर जो है वो सबस्ट्रेट के अंदर डल जाएगा और प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा 1 असाइल ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट। और इसका एंजाइम होगा ग्लाइसरॉल 3 फॉस्फेट असाइल ट्रांसफरेज। यहाँ सब में जो है वो एंजाइम का नाम है असाइल ट्रांसफरेज, असाइल ट्रांसफरेज, असाइल ट्रांसफरेज। क्योंकि असाइल का मतलब है फैटी एसिड, यहाँ पे फैटी एसिड का ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसको असाइल ट्रांसफरेज कहेंगे। और एक स्टेप है जिसमें फॉस्फेट रिमूव हो रहा है तो वहाँ पर जो एंजाइम होगा वो होगा फॉस्फेटेज। तो यहाँ एक जो है वो फैटी एसिड अंदर दाखिल हो गया कार्बन नंबर 1 पे, फिर जो है वो इसके अंदर एक और फैटी एसिड कार्बन नंबर 2 पे ऐड होगा
वो फिर बन जाएगा 1,2-डाई असाइल ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट या फॉस्फेटाइडिक एसिड भी जिसको कहते हैं। असाइल कोई आएगा, कोई रिमूव हो जाएगा और असाइल अंदर दाखिल हो जाएगा और इसका सबस्ट्रेट का नाम पहले लगेगा और फिर एंजाइम का नाम 1 असाइल ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट असाइल ट्रांसफरेज। नेक्स्ट पे जब दो उसके ऊपर लग जाएंगे फैटी एसिड, नाउ तीसरे पे जो है वो फैटी एसिड की चेन लगनी है, लेकिन यहाँ पे फॉस्फेट मौजूद है तो पहले फॉस्फेट को रिमूव किया जाएगा। तो यहाँ पे फॉस्फेटाइडिक एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम है जो कि वाटर को अंदर दाखिल कराएगा और फॉस्फेट को रिमूव करा देगा। तो प्रोडक्ट होगा हमारे पास 1,2-डाई असाइल ग्लाइसरॉल। अब यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है, अब ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा फॉस्फेट, यहाँ पे भी जगह खाली बच जाएगी तो यहाँ पे भी आके फैटी एसिड की चेन लग जाएगी। इस तरह ये तीनों फैटी एसिड की चेन जो है वो स्टेरिफाइड हो जाती हैं ग्लाइसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ और ट्राईग्लाइसराइड जो है वो बन जाता है। इंटेस्टाइन में ऐसा होता है कि ग्लाइसरॉल 3-फॉस्फेट से नहीं शुरू होता बल्कि यहाँ से जो है वो प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि उनके पास डाइजेशन के ज़रिए मोनो असाइल ग्लाइसरॉल या 1 असाइल ग्लाइसरॉल जो है वो मौजूद होता है। पहले अगर हम जो है वो टैक्स की साइंथिसिस की रेगुलेशन की बात कर लें तो इंसुलिन जो है वो इसको एक्टिवेट करती है, क्योंकि इंसुलिन का ये काम होता है कि वो स्टोरेज हार्मोन है, तो वो क्या कराएगा, टैक्स जो है वो भी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो इंसुलिन इसको एक्टिवेट करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टैग्स बने और जो ग्लूकागॉन है वो इसको इनहिबिट करेगा। कोई भी प्रोसेस को अगर इंसुलिन एक्टिवेट कर रही है तो उसके जो हार्मोन्स होंगे वो डीफॉस्फोराइलेशन से एक्टिव होंगे, यानी कि जब फॉस्फेट उन एंजाइम्स में से रिमूव किया जाएगा तब वो एक्टिव होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन इसको जो है वो एक्टिवेट करिए इस प्रोसेस को, तो जो उनके एंजाइम्स हैं वो डीफॉस्फोराइलेशन से एक्टिव होंगे जबकि फॉस्फोराइलेशन से इनएक्टिव हो जाएंगे। अब अगर हम ब्रेक डाउन की बात कर लें टैक्स की, तो जिस तरह से 3 जो है वो ऐड हुए थे फैटी एसिड, इसी तरह से 3 जो है वो फैटी एसिड रिमूव हो जाएंगे। पहले ट्राईग्लाइसराइड में से जो है वो एक फैटी एसिड रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल अंदर दाखिल होगा। ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल लाइपेज इसका एंजाइम है जो कि क्या करेगा, फैटी एसिड को रिमूव करवा देगा। नेक्स्ट फिर ये होगा कि 2 फैटी एसिड रह जाएंगे, डाईग्लाइसराइड होगा, उसमें से फिर दोबारा से एक फैटी एसिड रिमूव हो जाएगा डाईअसाइल ग्लाइसरॉल लाइपेज के ज़रिए। इन तीनों में लाइपेज एंजाइम है, बस सबस्ट्रेट का नाम पहले जो है वो लगता जाएगा। अच्छा, फिर ये होगा कि मोनोग्लाइसराइड जब बन जाएगा यानी खाली एक फैटी एसिड रह गया तो उसमें से फिर मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल लाइपेज जो एक फैटी एसिड बच गया था उसको रिमूव करा देगा। तीनों में वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे और फैटी एसिड रिमूव होते जाएंगे और ग्लाइसरॉल का हमारे पास जो मॉलिक्यूल था वो बच जाएगा। अगर हम देखें ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बने हैं, ग्लाइसरॉल एक प्रोडक्ट है और ये जो 3 फैटी एसिड रिमूव हुए हैं ये इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम इन प्रोडक्ट्स की फेट देखें कि यानी ये प्रोडक्ट्स आगे जाके क्या कर सकते हैं, तो जो फैटी एसिड है वो तो या तो रीयूज़ हो जाएगा टैग्स बनाने में, या वो जो है वो स्टेरिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल में यूज़ हो जाएगा, यानी कोलेस्ट्रॉल की स्टेरिफिकेशन होती है जिसमें फैटी एसिड जो है वो कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर के साथ जाके लग जाता है। तो या तो ये स्टेरिफिकेशन करा देगा कोलेस्ट्रॉल की, या जो है वो फैटी एसिड जो है वो डिग्रेड होकर एसिटाइल कोई दे देंगे और फिर एसिटाइल कोई जो है वो TCA साइकिल में जाके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, या डिफरेंट वो काम कर सकता है, कीटोन बॉडीज़ बना सकता है और जो भी उसके फंक्शंस हैं एसिटाइल कोई के। और फिर है ग्लाइसरॉल जो उसका दूसरा प्रोडक्ट था, वो भी या तो रीयूज़ हो सकता है टैक्स की सिंथेसिस में या वो ग्लाइकोलिसिस में जा सकता है, और यहाँ वो जो है वो शटल सिस्टम में NADH को जो ट्रांसफ़र करता है शटल सिस्टम उसमें इस्तेमाल हो सकता है। अब है लाइपेज। ये जो लाइपेज एंजाइम्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हार्मोन सेंसिटिव जो कि जिनके ऊपर हार्मोन एक्ट करते हैं, और एक होते हैं हार्मोन इनसेंसिटिव यानी जो हार्मोन्स के मतलब एक्शन पे काम नहीं करते लाइपेजेस एंजाइम्स। तो जो हार्मोन सेंसिटिव है उसमें आता है ट्राईअसाइल ग्लाइसरॉल लाइपेज, ये पहला वाला, और जो हार्मोन इनसेंसिटिव है इसमें ये डाई भी आता है, मोनो भी आता है और लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस भी आ जाते हैं। अगर हम इसकी टैक्स की डिग्रेडेशन की बात करें रेगुलेशन की, तो क्योंकि जब डिग्रेड होगा एक जो स्टोर्ड मटेरियल वो डिग्रेड हो रहा है तो इंसुलिन इसको वो करेगी, इनहिबिट करेगी, क्योंकि इंसुलिन जो है वो इनको स्टोरेज के लिए जो है वो वर्क करता है, और ग्लूकागॉन जो है वो इसको क्या कर रहा होगा, एक्टिवेट कर रहा होगा। और यहाँ पे जो है वो जो भी जो एंजाइम होता है अगर इंसुलिन उस फंक्शन को जो है वो एक्टिवेट कर रही होते हैं तो उसके एंजाइम डीफॉस्फोराइलेशन से एक्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंसुलिन इसको इनहिबिट कर रही है तो इसके जो एंजाइम है वो फॉस्फोराइलेशन से एक्टिव होंगे और डीफॉस्फोराइलेशन से इनएक्टिव हो जाएंगे।